हेलो स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ होगा। आज की जो मेरी क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के बारे में एक इंफॉर्मेशन थी प्यारे बच्चों, कि जो बोर्ड एग्जाम है वो कब होंगे, किस पैटर्न पे होंगे, ये 1 जून को पता चलेगा। तो अभी जो चल रहा है इसमें काफी न्यूज़पेपर्स में, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे काफी जगह पे मैसेज देखा होगा या आपके टीचर्स ने भी आपके साथ शेयर किया होगा कि सीबीएसई शायद सारे एग्जाम ना करवा के शायद आपके कुछ एग्जाम करवाएगी, लेकिन कुछ एग्जाम में ये श्योर है कि आपका फिजिक्स का पेपर होगा। लेकिन जो पैटर्न है वो भी शायद चेंज करने का कुछ सोचा गया है कि मे बी आपको जैसे पहले आता था 1 के, 2 मार्क्स के, 3 के, 5 मार्क्स के, उस बेसिस पे ना आके मैक्सिमम आपके या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे या फिर आपके एमसीक्यू बेस हो सकते हैं। मींस आपका जो पेपर है उसका पैटर्न पहले से बिल्कुल क्या होगा, चेंज होगा, ये चांसेस हैं। सो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, भले ही आप बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स के अभी ना करें, तो जो छोटे क्वेश्चन है अभी आपको उस पर फोकस करने का टाइम है। तो एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर होता है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। अब प्लीज एज ए टीचर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के हर एक चैप्टर के आप क्वेश्चंस करके जाएं। नंबर 2, जो भी आपके पास बुक है, दिनेश की, प्रदीप की, एसएल अरोरा है, एग्जाम आइडिया है आपके पास, कोई एमटीजी सीरीज की है, एचसी वर्मा की है, मीन्स आपके पास किसी भी राइटर की बुक है तो उसमें पक्के से पक्का जेई या नीट के क्वेश्चन आते होते हैं बेटा। बैक में 1 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपके मैच हिट होते हैं। आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो आज की जो क्लास में स्टार्ट करूंगी, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें जो मैंने बोर्ड के लेफ्ट में लिखे थे टॉपिक वो सारे कवर नहीं हुए थे, राइट। उसमें से हमने सिर्फ आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस तक कवर किया था। उसके बाद के जो नीचे वाले टॉपिक है ये कवर नहीं हुए थे। तो वैसे तो आज का मेरा मेन टारगेट था गॉसियस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस करवाना, लेकिन ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये वाले जो टॉपिक है आपके, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके एग्जाम में स्मॉल क्वेश्चंस मींस 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और ये जो लास्ट की आपके जो 3 और 4 टॉपिक्स है ये आपके 1 और 2 मार्क्स में ही आने के हैं, ज्यादा लंबे टॉपिक्स नहीं है। तो पहले आज की क्लास में इनको कवर करेंगे, उसके बाद जो गॉसियस थ्योरम है उसकी एप्लीकेशंस है उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है यहाँ पे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr की फॉर्म में लिखो, क्योंकि आपने यहाँ पे dV लिखा है। अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो E है आपके पास, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V आपके पास है पोटेंशियल। अगर आप किसी को भी विद रिस्पेक्ट टू r डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है उसका ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मींस अगर आप यहाँ पे सपोज करंट होता अपॉन में dr तो वो करंट ग्रेडियंट होता। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होता, नीचे dr है तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता। लेकिन यहाँ पे अपना पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के डायमेंशंस हैं, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पेपर में कैसे आएगा आपका क्वेश्चन, एग्जाम में आपको v मिलेगा बेटा गिवन, ठीक है, लेकिन v है वो आपका r की फॉर्म में मिल सकता है, x की फॉर्म में, y की फॉर्म में। तो यहां से आपके इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। एक वर्ड होता है कर्ली, ऐसे करके, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू आप उसको x भी ले सकते हैं, मींस आपको विद रिस्पेक्ट टू आप उसको y भी ले सकते हैं, या फिर आप विद रिस्पेक्ट टू उसको z ले सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो r है आपका पोजीशन वेक्टर, ये आपका 3D में x पे, y पे, z पे, तीनों पे आपका डिपेंड करता है। तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा पोटेंशियल का x की फॉर्म में या y की फॉर्म में या z की फॉर्म में। तो जिसकी फॉर्म में भी मिले आप उसका क्या करना, डेरिवेटिव करके उसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला पे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, लास्ट क्लास में पोटेंशियल निकालना हमने सीखा था, बहुत ज्यादा इजी है। ये वाला जो टॉपिक है और इसे जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं इन दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके आपको बताऊंगी। सो वेट अ मिनट।
ये स्टूडेंट आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एग्जाम्पल के तौर पे वैसे तो हम एन ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ क्या लिया, 4 चार्जेस को ही मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे। ये स्टूडेंट यहां देखें, सपोज अपने पास ऑलरेडी एक चार्ज है Q1, तो ये स्टार्टिंग में ही रेस्ट पे है, इसको हम कहीं से कुछ नहीं लेके आए, तो इसके अलोंग जो वर्क डन है हमारा, सपोज वो W1 है, वो हमारा हो जाएगा 0। नंबर 2 पे हम इंफिनिटी से एक चार्ज Q2 को R2 पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन पे लेके आए, ठीक है। तो इसको जब यहां पे लेके आएंगे तो स्टार्टिंग में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है आपके पास, Q1, तो Q1 किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, Q2 के साथ। तो जो हम वर्क लिखेंगे W2, उसको हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा वर्क है, और वर्क ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बाद में क्या होगा, स्टोर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। वर्क 3 में क्या करेंगे, सपोज हमारे पास Q1 था, Q2 को हम इंफिनिटी से ले आए, एक और थर्ड चार्ज है हमारा Q3, अब हम उसको लेके आते हैं। तो जब Q3 को लेके आएंगे तो ऑलरेडी पहले कौन से चार्जेस हैं, Q1 और Q2, तो उनकी वजह से निकालेंगे बस। तो उसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ नीचे लिख रही हूँ, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, आप चेक करते जाए मैं कौन सी नोटेशन डाल रही हूँ, प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, दिस इज प्लस। आई होप आपको अब क्लियर हो गई मेरी बात कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ऐसे ही जब वर्क 4 निकालेंगे, में से फोर्थ चार्ज को आप लेके आएंगे, तो ऑलरेडी वहां पे कितने चार्ज प्रेजेंट है, Q1 Q2 Q3, तो तीनों की इंटरेक्शन होगी Q4 के साथ। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आप इसमें ये 4 पाई एप्सिलॉन बाहर भी निकाल सकते हैं, हर एक टर्म में साथ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं सबको साथ लेके चल रही हूँ, तो Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14। अब सिमेट्री चेक करना कि सारे टर्म में क्या चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही Q2 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। तो ये टाइप से। अब ऐसे ही इसको nth के लिए भी लिख सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, समेशन फॉर्म बना सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वाला चीज क्लियर है कि कैसे इसकी हम पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जो ये वाला टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन अ एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज पे कैसे निकालें, तो एक सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जैसे अभी हमने यहाँ पे बलून की फॉर्म में निकाली थी, तो सेम फॉर्म में हम आप इंडिविजुअल चार्ज की भी निकाल सकते हैं। वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में जब लेके आते हैं तो कैसे करते हैं, तो सपोज एग्जांपल के तौर पे जो W1 है हमारे पास, हमने क्या किया, एक चार्ज को जो कि क्या है Q1 इनफाइनाइट पोजीशन से किसी पॉइंट पे हम लेके आए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवा के R1। तो जो वर्क है हमारा वो क्या होगा, Q1 V, और मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, ये ब्रैकेट में लगाने का मतलब है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही जब आप सेकेंड चार्ज को लेके आओगे, किसी सेकेंड चार्ज को जब आप इंफिनिटी से कहां पे लेके आओगे, किसी डिस्टेंस किस पे, R2 पे, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आपने क्या किया, कितना वर्क किया, Q2 इंटू V एज इट इज R2। लेकिन जब आप Q1 को यहाँ पे ले आए, फिर Q2 को लेके आते हो, तो Q1 Q2 का आपस में भी जो इंटरेक्शन होगा, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, वो होगा वो हमारा Q31, जो दोनों की वजह से होगा। तो वो क्या होगा आपका Q1 Q2, जो अभी हमने पीछे वाले आर्टिकल में निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। लेकिन अगर हम कंप्लीट सिस्टम का देखेंगे तो हमें इन तीनों को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा, इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, सम लेना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इनको लिखेंगे Q1V R1 प्लस Q2V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही वर्क होगा और यही फिर एनर्जी की फॉर्म में जाके हमारा स्टोर होगा। तो ये वाला आर्टिकल था आपका ये वाले टॉपिक में। तो ज्यादा लेंथी नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपको सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट टॉपिक है जो प्रीवियस क्लास का बच गया था, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। सबको पता है, लेकिन एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में प्रूफ करना आ जाए तो क्या लिख के आए? नंबर 1 आपको लिख के आना है, जब आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो वर्क डन 0 होगा बेटा। टोटल पाथ का, क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होगा? 0। इसको कैसे प्रूव करेंगे? वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आप ये देखें, लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। एग्जांपल के तौर पे सपोज हमें किसी चार्ज को A से स्टार्टिंग पे लेके जाना है B पे। यहाँ पे पोटेंशियल है VA, यहाँ पे पोटेंशियल है VB, लेकिन ये किस सरफेस पे है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। तो अगर मैं इस पाथ का A से लेके B पाथ का वर्क डन निकालूं, A से लेके B आपने क्या किया? Q नॉट को ट्रेवल करवाया है इस पोजीशन से उस पोजीशन, तो क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इक्वेशन फर्स्ट। फिर वापस से जब आप उसको B से A पे लेके आते हो, में से क्लोज पाथ के अंडर लेके आते हो उसको, तो अगेन क्या लिखेंगे? B से लेके A वर्क Q नॉट, तो फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन ये। अब टोटल जब निकालेंगे कंप्लीट पूरे कंप्लीट पाथ का A से B और B से A, तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा? ऐड। तो आप खुद देखिए बेटा, आपको विजिबल है ये बोर्ड पे कि जब हम दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम मैग्नीट्यूड इनका भी, तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। और वर्क डन 0 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या है? आपकी कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या है? आपकी कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि एक क्लोज पाथ में जब आप निकालते हो तो उसका एक्सप्रेशन भी क्या आता है आपका? तो 0 आता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ये वाली बात लिख के आ सकते हैं। और 1 या 2 मार्क्स में सिंपल ये भी आ सकता है कि कंजर्वेटिव जो आपकी फोर्स होगी या फील्ड होगी उसमें क्या होता है? वर्क डन कंप्लीट पाथ का 0 होता है। यहाँ पे जो वर्क डन है वो पाथ की शेप पे डिपेंड नहीं करता बेटा, सिर्फ आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट? तो ये जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स है आपकी लास्ट क्लास के। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में आप लिखवा लें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 2 का, 3 का, जितने भी मार्क्स का आएगा, गॉसियस लॉ थ्योरम एप्लीकेशन पे आपका 1 क्वेश्चन पक्का है, राइट? तो वेट अ मिनट, अभी हम डिस्कस करते हैं वो वाला टॉपिक। ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं गॉसियस वाले पार्ट से। तो इस वाले पार्ट में जो भी टॉपिक डिस्कस होंगे वो मैंने आपके लिए बोर्ड की लेफ्ट में लिख दिए हैं। ये सारे पार्ट अब हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। गॉसियस थ्योरम या लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 बातों का पता होना चाहिए बेटा। नंबर 1 एरिया वेक्टर, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि एरिया वेक्टर मैंने बोला है, लेकिन एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? छोटी क्लास में अब तक 11th क्लास तक हम पढ़ते आए हैं एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अभी मैं आपको बोल रही हूँ एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो ये क्या है? तो 12th क्लास में गॉसियस एक जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो अपनी थ्योरम को स्टडी किया, डिस्कस किया, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट किया, ना कि स्केलर। उनके अकॉर्डिंग क्या है, सपोज कोई भी रेगुलर या इरेगुलर कोई भी शेप है, उसमें बहुत सारे एरिया को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा जो स्मॉल सेगमेंट होगा उसके एरिया को डेल एस, इससे उसने रिप्रेजेंट किया। किसी किसी बुक में आप इसको डी एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो स्मॉल एरिया के लिए, नो डाउट ये सिंबल है स्मॉल के लिए। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसके लिए जो यूनिट वेक्टर होगा प्यारे बच्चों, वो इसने लिया है एन कैप, राइट? तो आप यहाँ देखिए डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है एरिया के लिए। और डेल एस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, दोनों आपका सेम थिंग है। कहने का मतलब गॉसियन अगर आप थ्योरम और एप्लीकेशन उसकी जितने भी हैं उनको अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको एरिया को वेक्टर लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है बेटा, वो एक एरिया के अंदर से जब पास होती है, ठीक है, तो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को? सपोज मैं बोलूं इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हमें विजिबल नहीं है, लेकिन उसको हम मैथमेटिकली ट्रीट करने के लिए या उस पर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम फील्ड लाइन को अज्यूम करते हैं, दैट आर इमेजिनरी लाइंस,
या तो वो स्ट्रेट होती हैं या वो कर्व होती हैं। तो आप एक डायग्राम देखिए, सपोज अपने पास ये है कोई एरिया है स्मॉल डेल एस, इसके अंदर से जितनी भी ये इमेजिनरी नंबर ऑफ लाइन पास होंगी इसके अंदर से, इसको क्रॉस करेगी, वो इसका फ्लक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दो विंडो है सेम साइज की, एक विंडो में 10 इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, एक में 50 लाइन पास हो रही है, एरिया दोनों का सेम है, तो मैं क्या बोलूंगी, जो सेकेंड वाली विंडो है जिसमें आपकी ज्यादा लाइन पास हो रही है उसका फ्लक्स ज्यादा है। तो कहने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एरिया या पर यूनिट एरिया हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस कैन पास, कितनी पास हो सकती हैं, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का सिंबल 5 होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फॉर्मूला के लिए आप अगर स्मॉल एरिया ले रही है तो फ्लक्स को भी आपको स्मॉल लेना पड़ेगा। सो डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस। कई कई बुक में डी के फॉर्म में भी लिखा होता है, लाइक डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। वो बुक टू बुक आपका वेरी करेगा रिप्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहां से डॉट को रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या आता है, कोई एंगल आता है जो कौन सा होता है, कॉस एंगल। और यहां से आप एक चीज और देखें, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है ना। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा था वेक्टर स्केलर वाले पार्ट में, सेकेंड यूनिट में, कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या आता है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी। ये आपकी नॉलेज के लिए था। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि जितने भी गॉसियस थ्योरम है उसकी एप्लीकेशन है हर एक में, शेप चाहे कुछ भी है, एक स्फेरिकल है, कोई शीट है, कोई सिलेंडर है, कोई लाइन चार्ज है, लेकिन हम चार्ज को सिमेट्रिकल मानेंगे और साथ ही हम गॉसियन सरफेस को क्या मानेंगे, आपकी क्लोज मानेंगे। तो क्लोज के लिए इंटीग्रेशन पे ये आपका सिंबल है क्लोज का। अगेन हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायमेंशन फॉर्मूला मैंने राइट डाउन लिखा है ml3 p-3 a-1। ये मैंने कैसे ड्राइव किया, इस वाले फॉर्मूला में पुट करके। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पे, थीटा पे। cos 0 की वैल्यू, cos 90, cos 180 है ना, cos का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसके भी हाथ पे मैंने आपके लिए ये लिखा है, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1 है ना, और cos 0 की जो वैल्यू 1 होती है ये मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपका जो cos होता है वो 1 और -1 के बीच में क्या करता है बेटा जी, फ्लक्चुएट करता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, तो आपको इसके बारे में गॉसियस जो थ्योरम है या लॉ है, इसको समझने के लिए आपको पहले ये सारा पार्ट आना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। ये स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे गॉसियस लॉ या थ्योरम क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, जो आपका टोटल फ्लक्स होगा वो आपका इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ E डॉट ds, और जो फर्दर इक्वल होगा टोटल चार्ज इनटू में 1 में एप्सिलॉन नॉट, मतलब आपका फ्री स्पेस में वैक्यूम के अंदर। अब इसको प्रूव कैसे करें, ये हमारी थ्योरम है। सपोज अपने पास O पॉइंट पे कोई +Q चार्ज है, राइट, पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपकी वो क्या होगी, आपकी आउटसाइड। इस चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हमें सपोज इस पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है कि कितनी हमारी इसकी वजह से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज ये जो सरफेस है आपकी, इसको हम मानेंगे गॉसियन सरफेस, पूरी का एरिया S है, तो हम कोई स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये स्मॉल एरिया, और ये स्मॉल एरिया को मैंने क्या लिख दिया, ds। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो यूनिट वेक्टर है एरिया का वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो m कैप इज द सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया। अब O पॉइंट से लेके R पॉइंट तक जहां पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, वहां तक के डिस्टेंस को अब तक हम हर एक टॉपिक में क्या लेते आए हैं, R। अब जो ये R है इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, तो जो इसकी वजह से यूनिट वेक्टर होगा डिस्टेंस का वो भी क्या होगा, आपका आउटवर्ड होगा, और वो क्या लिया मैंने, R कैप लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो कैसे लिखेंगे हम, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कौन सा लग जाएगा, डिस्टेंस वाला। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें तो फ्लक्स निकालना है, क्योंकि फ्लक्स को हमें इसके इक्वेट प्रूफ करना है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, फाई इक्वल है E डॉट ds के। तो
तो आप क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन क्या मान लें, सेकेंड। बाय पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट से ई की वैल्यू को यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप इंटू डी एस, राइट। इस डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चेंज करके, मैं आपको लिख के बताती हूँ, इसको हम एन कैप इंटू डी एस लिख सकते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप यहां देखिए, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज आल्सो एन यूनिट वेक्टर। तो आपने 11th क्लास में अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो दो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, 1 के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फंडा आपका क्या है, क्लियर। अब क्या करें, अब हम करते हैं यस इंटीग्रेशन। अगर हम इनका करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बस सिंपलीफाई करके लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस 5, और ये फर्दर किसके इक्वल था, ई डॉट डी एस के इक्वल था, राइट। तो आई होप आपको यहां तक का क्लियर है कि 5 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और फर्दर इक्वल टू दिस। लेकिन अभी हमारे पास किस चीज की कमी है, इस इंटीग्रेशन की, तो हम दोनों साइड इंटीग्रल का सिंपल अप्लाई कर देंगे, दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इंटीग्रेशन का रूल होता है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और अंदर आपका है डीएस। एक सिंपल सा लॉजिक है प्यारे बच्चों, डीएस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एस आए, एस मतलब टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप खुद देखें, नीचे अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर है, ऊपर भी, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो ये अपना जब कैंसिल होगा तो अपने पास जस्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आपका रहेगा। दैट इज हमने क्या चीज प्रूव कर ली, फाई इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बात हुई है कंप्लीट सिस्टम की, टोटल की। तो टोटल तो बहुत सारे चार्ज होंगे, सारे चार्ज पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो सारे चार्जेस का क्या होगा, सम होगा सारे फ्लक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स F1, तो टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे F2 प्लस F3 प्लस सोन अप टू फ्लक्स Fn। तो इन सबको जब ऐड करेंगे बेटा तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां आ जाएगा Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन सोन अप टू Qn upon में epsilon naught. So I can write like this, 1 upon epsilon naught तो as it is, Q1, Q2, Q3 सबको जब ऐड करेंगे तो सबके सम को मैंने कैपिटल Q के इक्वल ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल Q अपॉन epsilon naught इज योर आंसर। तो हमने क्या चीज प्रूव की है, हमने प्रूव किया है फाई जो फ्लक्स है अपना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो आपका लाइन इंटीग्रल के इक्वल है, और फर्दर किसके इक्वल है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। इनटू में बोल दो या अपॉन में बोलो, इनटू में बोलोगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलना, राइट। और अगर अपॉन में बोलेंगे तो जस्ट क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ये किसका था, वैक्यूम का। आप इसको किसी मीडियम के लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से एक छोटी सी बात क्लियर होती है प्यारे बच्चों, क्या बात, नंबर 1, अगर आपका चार्ज 0 है ना, अगर आपका चार्ज 0 है पूरे टोटल सिस्टम का तो फ्लक्स भी 0। नंबर 2 बात क्या होती है कि अगर आपका चार्ज या तो है ही नहीं, और अगर है लेकिन का एल्जेब्रिक सम आपका 0 बनता है, तब भी आपका फ्लक्स क्या होगा, 0। तो ये आप कुछ इससे रिजल्ट से एक दो बातें बता सकते हैं। असेंशियल रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्ट ऐसे ड्राइव करना तो खैर क्या पता ना आए, न्यूमेरिकल आ सकता है बेटा आपको। तो नेक्स्ट अपना एक सिंपल सा है, कोई फर्दर एक अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कई बार पूछा जाता है डिड्यूस या रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। गॉसियस थ्योरम अप्लाई करके आप कूलम्स का लॉ ड्राइव करें, ये कैसे होगा, लेट अस सी। ये स्टूडेंट आप देखें, बिल्कुल 1 मिनट का टॉपिक है। हमारे पास गॉसियस लॉ क्या है, E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने इसको प्रूव किया है, राइट। अब यहां देखिए डॉट को जब रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos थीटा। E और ds दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की आर कैप, अभी अपने पीछे टॉपिक में आर कैप एन कैप की डायरेक्शन एक थी, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री,
और cos 0 होता है 1। दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेप में इसको cos को हम रिमूव कर सकते हैं वैल्यू 1 पुट करके। उससे नेक्स्ट स्टेप में e हमारे पास कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे। ds का इंटीग्रेशन होगा s, मतलब कंप्लीट सरफेस का एरिया स्फेरिकल का, तो 4πr²। यहाँ पे e के साथ 4πr² मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हम तो फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स का हमारे साथ क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू में टेस्ट चार्ज। तो यहां से हम E की वैल्यू को इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास है कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0r²। सो इजी, राइट। सो अभी मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एप्लीकेशंस, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, एप्लीकेशन 1, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है अपने पास, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर की वजह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो मैंने क्या लिया, एक लॉन्ग वायर को ऐसे एक्सियल लाइन के अकॉर्डिंग ले लिया जो इनफाइनाइट है, चार्ज को जिसके ऊपर पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से जो स्फेरिकल सिमेट्री होगी उसकी एक वायर की वजह से वो होती है सिलेंड्रिकल इन शेप, जो गॉसियस ने मानी थी। अब एक आपको सबको एक सिंपल सी बात पता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटसाइड। सपोज इस सिलेंड्रिकल शेप पे हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया जो कि ये वाला है, ये एरिया, और इसके इस पॉइंट P पे मुझे फाइंड आउट करना है कि वायर की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कहां होगा आपका, बाहर की साइड। एरिया वेक्टर है जो कि हम क्या मान सकते हैं ds, तो जो n कैप है वो आपका क्या होगा, बाहर की साइड। लेकिन अगर मैं पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया चेक करूं यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, तो ये वाला जो n है इसके लिए जो आपका यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये वाली सरफेस है उसके लिए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी, नीचे वाला है उसके लिए आपकी ये होगी, और यहाँ पे हर एक जगह पे आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, कहीं पे भी आप चेक करें। हर बार सपोज ये वाला पॉइंट अपना O है, O से लेके P तक डिस्टेंस को क्या मानते हैं हम लोग, R मानते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। L सपोज इसकी क्या है, लेंथ है जो हमने सिलेंड्रिकल शेप मानी है। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या है, जो फ्लक्स है वो E.ds, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है कि किसके इक्वल होगा, राइट। उसको बाद में हम चेक करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है, ये हमें आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो ये पता है कि किसके इक्वल होता है, E.ds क्लोज सरफेस पे किसके इक्वल होता है, Q इंटू दिस के इक्वल होता है आपका। लेकिन यहाँ पे एक जो छोटी सी बात है वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। ये जो ds है मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करके बताती हूँ, ये आपकी होती है इसके इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करें आप, ds जो वेक्टर है उसकी वैल्यू ये आप स्टार्टिंग में ही पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को ये पुट किया, राइट। अब आप आगे चेक करें नेक्स्ट स्टेप में, n कैप तो यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का E के साथ और यहाँ पे क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो आप इसको चेक करें, मैं इसको पूरा कंप्लीट लिख के बताती हूँ आपको, क्योंकि कई बच्चों को ये जो टॉपिक है आपका, इस डॉट को हटाएंगे ds और क्या आएगा अपने पास, cos थीटा आएगा। अब आप इस लॉजिक को समझना, जिसको ये वाला स्टेप समझ में आ गया उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल छोटा सा है। यहां देखिए बेटा, ये जो थीटा है ना, ये किस किस के बीच में मेनली, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये वाला है आपका जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में, राइट। अब ये जो है यहां पे इस सरफेस पे और नीचे वाली सरफेस पे आप खुद चेक करें, इसकी वजह से जो फील्ड है आपकी, अगर मैं यहां की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये बनाऊंगी आपकी, राइट। एरिया वेक्टर आपका बाहर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड है, तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो पूरी सरफेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्यारे बच्चों, उसके अंदर जो ये वाली आपकी सरफेस है, यहाँ पे n और e के बीच में 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स को ये वाला एंड कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, या तो करेगा ये वाली साइड
या तो करेगी ये वाली साइड, क्योंकि इस पे जो फील्ड है आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया है वो आपस में है पैरेलल, और दो चीज जो पैरेलल होती है तो एंगल होता है 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है 1 होता है। सो दैट्स व्हाई पूरे को अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सिर्फ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको ये बात याद रखनी है। तो अब आप आगे देखिए, आप यहां से अगेन मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 1 है, ये कौन से वाला फैक्टर रहेगा जिसपे इसकी वैल्यू है 0। सो अगेन ds इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, अंदर आपका है ds q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में ds और उसका कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई r l, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है, इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज और लर्न करनी है प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ लिखती हूँ, आप यहाँ ध्यान देना। एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। अगर आपको मेरे पहले वाले लेक्चर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं, देखे हैं, तो मैंने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। ये आपका होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीनों का यूज होगा अपने इन गॉसियन की एप्लीकेशंस में। तो पहले मैं बात करती हूँ लैम्डा की। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये जो है आपकी लाइन, यहाँ पे इसका रोल होगा, ये आपका होता है चार्ज अपॉन में लेंथ। तो यहां से हम क्या क्यू की वैल्यू को लैम्डा इंटू एल नहीं लिख सकते, तो यहां से पहले बच्चों क्यू की वैल्यू को लैम्डा इंटू एल की फॉर्म में यहां पुट करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखिए एल से एल आपका कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ई को निकालेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था ई निकालना। तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इनटू में एप्सिलॉन नॉट। यस, यहां आप देखिए, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। दो बातें हैं यहां से, अगर आपकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ये अगर आपका पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड, नेगेटिव है तो ये आपकी होगी इनसाइड। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है दो एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन और थर्ड। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो मैं आपका लेक्चर बना रही हूँ, ये आज के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी बना रही हूँ। तो आज कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में सिलेबस सीबीएसई ने कुछ रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है। उसमें जो आपका ये वाला है स्फेरिकल शेल वाला, ये वाला पार्ट आपका डिलीट हो चुका है सिलेबस से। अगर आप नॉलेज के लिए या जैसे आप जेई की, अपनी नीट की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्लीज सारे करें। अदरवाइज आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक, ये वाली सिर्फ अकेली ये वाली एप्लीकेशन, बाकी सारी आएंगी, ये वाली एप्लीकेशन सिलेबस से डिलीट है प्यारे बच्चों। लेकिन मैं, क्योंकि ये जो वीडियो है, क्या पता आज के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आने वाली जनरेशन में कोई बच्चे देखे तो उनके सिलेबस से ना डिलीट हो। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ये बाकी टॉपिक भी डिलीट हो जाए, आपके न्यू टॉपिक ऐड हो। तो मैं आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग सारे के सारे सिलेबस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो इसीलिए प्लीज अपने सारे के सारे टॉपिक्स को करना। सो वेट अ मिनट, अभी डिस्कस करते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल शेल। ये स्टूडेंट, सेकेंड एप्लीकेशन इज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालें। तो इसके अंदर अपने 3 केस बनेंगे बेटा। नंबर 1 केस है जब आपको फील्ड निकालनी है आउटसाइड द शेल। सपोज अपने पास ये जो मैंने डार्क बनाई है, ये एक होलो शेल है, खाली शेल, राइट। और इसके ये है आपका सेंटर, और इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आपका है, क्योंकि होलो में अंदर तो होता नहीं, सारा सरफेस पे चला जाता है। सरफेस पे चार्ज है तो उसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। कोई पॉइंट मान लेते हैं P पे हमें निकालना है, तो P पे जो होगा उसकी वजह से गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। तो इस डॉटेड लाइन का पूरे का एरिया है S, लेकिन हमें तो हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल के लिए कंसीडर करते हैं। तो इस P पॉइंट पे आपको जो दिख रहा है, आप थोड़ा वीडियो को जूम करके यहाँ पे देखना फोकस, ये जो मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, ये थोड़ा सा जो पोर्शन है ये हमारे पास है DS, राइट। अब यहां पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है आपकी, आउटसाइड, जो कि क्या है, E है, राइट। अब जो इस छोटे से एरिया का यूनिट वेक्टर होगा n कैप, वो भी क्या लेंगे, बाहर की डायरेक्शन में। तो हम इस केस के लिए कैसे हम निकालेंगे, तो आप छोटी सी बात ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम,
गॉसियस थ्योरम क्या कहती है? E डॉट डी एस, जो बार बार हम करते आ रहे हैं अब तक, वो हमारा इक्वल है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कहने का मतलब एक टाइप से अगर आपको मैं ये बोलूं कि हमने ये वाला जो है आर्टिकल, ये वाला जो टॉपिक किया था, जो गॉसियस थ्योरम थी, वही हमारा ये वाला आर्टिकल है, सेम एज इट इज, नो चेंज। आप यहाँ देखें, फर्स्ट केस में क्या किया था हमने, ds है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इनटू m कैप, मैंने थोड़ा पीछे लिखा उसको, इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में दो स्टेप इकट्ठा लिखूंगी पहले बच्चों, m कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, ds और इसके बीच में एंगल कितना है, cos, एक डायरेक्शन में होने की वजह से cos 0 और cos 0 1 होता है। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो उन दोनों स्टेप को मैं एक में मर्ज करके ये लिख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि हमने अब तक जितने भी आर्टिकल किए हैं उसमें बार बार चीजें की हैं। नेक्स्ट स्टेप में ds का जो इंटीग्रेशन वो s हो जाएगा, और पूरे स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये देखिए आप, ये एज इट इज जो हमने गॉसियस थ्योरम की थी, ला किया था, हमारे पास वही आ गया। अब सेकेंड में क्या करें, सेकेंड में अगर हम इस पॉइंट को सरफेस पे माने, ऑन द सरफेस, सरफेस पे मानेंगे तो ये जो स्मॉल r और जो कैपिटल R है, पॉइंट वाला डिस्टेंस और जो स्फेरिकल शेल की रेडियस है वो इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या करेंगे, ये वाला जो आपका B है बेटा, जिसमें हम सेंटर पे देखना चाहते हैं, R हमारा होगा कैपिटल R के, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन कई कई न्यूमेरिकल में या कई कई बुक में आपने एक और डेरिवेशन देखा होगा, वो क्या होता है, उसके लिए ध्यान से सुनना। ये आपकी क्या है, एक सरफेस है, और अभी मैंने आपको बोला था 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर, सरफेस की और वॉल्यूम की। यहाँ पे डिस्कस करेंगे सरफेस वाली जो सिग्मा होती है, राइट। तो हम क्यू को सिग्मा इंटू में क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं, और क्या मैं सर्कल का ये स्फीयर का एरिया, स्फेरिकल शेल का एरिया 4 पाई r स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो यहाँ से चेक करें, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, ऊपर है सिग्मा, इनटू में नीचे आपका क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो या तो आप ये वाला लिख के आए कैपिटल R वाला, या फिर आप सिग्मा की फॉर्म में ये वाला भी लिख के आ सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट पार्ट, अगर ये आपका इनसाइड है, अगर आप इनसाइड को एक पॉइंट पे कंसीडर करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, जैसे ही किसी होलो स्फेरिकल शेल को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज सेंटर पे ना रह के उसकी सरफेस पे इक्वली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, और यहां से E डॉट ds को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और मैंने अभी पीछे वाले पार्ट में आपको बताया था कि अगर चार्ज 0 तो फ्लक्स भी 0। सो दैट्स व्हाई आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी कहां पे, स्फेरिकल शेल के सेंटर पे। अगर मैं तीनों केसेस को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो उसका ग्राफ ये बनेगा। अलोंग एक्स एक्सिस हमने डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिया है, वाई एक्सिस हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लिया है। तो आप खुद देखें, जब तक सेंटर से हम R पे नहीं पहुंच जाते, रेडियस इंक्रीज हो रही है, जहां पे R और कैपिटल R इक्वल नहीं हो जाते, वहां तक हमारा ये जो है, ये क्या है हमारा फंडा, ये 0 है, राइट। उसके बाद ये आपका जो फ्लक्स लगा ले वो 0 है आपकी। उसके बाद जब R और R कैपिटल इक्वल होते हैं, उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम, और आउटसाइड हमारी वो डिक्रीज हो रही है। किस रिलेशन से, इस वाले में इलेक्ट्रिकल फील्ड का R स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स का रिलेशन है, तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये ग्राफ भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सपोज सेम ही है अपना, लेकिन अब की बारी ये होलो नहीं है, ये एक सॉलिड है, 3D के अंदर है। तो हम ऐसे ही निकालेंगे, आउटसाइड सरफेस के ऊपर और इनसाइड, और चेक करेंगे कि ये वाला रिजल्ट और वो वाला रिजल्ट में क्या डिफरेंस आता है। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट केस के अंदर मैंने जस्ट क्या किया है, सेम डायग्राम को अंदर थोड़ा सॉलिड दिखाने के लिए लाइंस का मैंने यूज किया है, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस है, बाहर वाला पॉइंट आउटसाइड, ये वाला आपका अंदर इनसाइड, सेम वाला है पहले वाला। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा जूम करके देखिए, या पीछे वाले पार्ट में बिल्कुल क्लियर था, उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं पेंसिल के साथ।
अब स्टार्ट करते हैं पहले बात, फिट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। देखो जब बाहर की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर आपकी चाहे शेल सॉलिड है या आपकी कैसी है, स्फेरिकल, आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। नंबर 2 पे बात जो है वो है इनसाइड की। इनसाइड कैसे आपका बिहेव करेगा, तो स्टार्ट करते हैं अगेन गॉसियस जो अपनी थ्योरम है, E डॉट ds क्लोज सरफेस। अब की बार डिफरेंस क्या है, अब की बार चार्ज है जो आपका वो क्यों ना लेके आप क्यू डैश लेना, ठीक है। इनसाइड की बात की जाए, देखो ये अपनी शेल है, यहाँ पे चार्ज है क्यू, ठीक है। अब बात है अंदर की, सिर्फ इतने वाले, ये जो डॉटेड लाइन है इतने वाले हिस्से की, तो यहाँ पे चार्ज बाहर वाले चार्ज के कंपैरिजन या टोटल के चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा, मतलब कहने का मतलब डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या सिंबल लिया है, क्यू डैश। यहाँ पे वैक्यूम ना लेके, अंदर सॉलिड है, कोई मीडियम है, तो मैंने एप्सिलॉन लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ई एन कैप ds क्लोज सरफेस इज इक्वल। अब जो ये क्यू डैश है वो हम साइड में लिख लेते हैं कि क्या होगा, क्यू डैश जो चार्ज इनसाइड है वो आपका होता है इक्वल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब इनटू में डेंसिटी। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों जो आपको लर्न करना पड़ेगा इनसाइड द चार्ज के लिए। इनसाइड द चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला, दोबारा सुने, वॉल्यूम जितने वाले पार्ट का, तो ये वाले पार्ट की रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, इनटू में यहाँ पे जो r है, सॉरी r कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा, ये मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल आएगा बेटा। स्मॉल क्यों आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ उस शेल का लेना, मतलब उस एरिया का लेना है जहां पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वो रेडियस क्या आपने स्मॉल r, तो यहाँ पे स्मॉल r का क्यूब आएगा, इनटू में जो डेंसिटी है अपने पूरे के पूरे स्फीयर की। अब इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो अपने पास क्या है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इनटू डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन, राइट। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू अगेन 1, कॉस आपका 0 डिग्री हो जाएगा, जिससे वैल्यू 1 हो जाएगी, ई आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सो ई इंटीग्रल साइन ds इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन में एप्सिलॉन। नेक्स्ट स्टेप में अगेन एरिया अपना क्या रहेगा, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो इनटू में यही लिख लेते हैं एप्सिलॉन। नेक्स्ट स्टेप में ये इसके मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड में, तो कुछ चीज इससे कैंसिल होंगी, तो मैं डायरेक्ट ई लिख रही हूँ आपके लिए, क्या बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपकी r स्क्वायर था, यहाँ r क्यूब है, तो r रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, r इनटू में डेंसिटी मींस रो अपॉन 3 टाइम एप्सिलॉन। तो यहां से जो रिजल्ट आया है वो ये आया है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां ग्राफ से देखिए, अगर आपको पिछले वाला ग्राफ याद है तो यहाँ पे ये 0 था, लेकिन इसमें ये ग्राफ आपका ऐसे इंक्रीज हो रहा है, राइट, कि सेंटर पे 0, अगर r 0 तो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, जैसे जैसे r इंक्रीज होगा वैसे वैसे E इंक्रीज होगा, और जब स्फीयर की बात आएगी सरफेस की, तो वहां पे स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। और आउटसाइड मैंने आपको पहले ही बताया है, जो केस स्फेरिकल शेल का था एज इट इज केस आपका सॉलिड स्फीयर का होगा, तो ग्राफ आपका अगेन सेम वैसे ही बनेगा। जो डिफरेंट था वो मैंने आपको बता दिया है इनसाइड वाला पार्ट, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है बेटा जी, उनमें 2 टॉपिक है तो वो एक ही टॉपिक, लेकिन उसको एक स्पेशल पार्ट करके 2 टॉपिक बनाया गया है। टॉपिक क्या है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट है जो इनफाइनाइट है। अगले वाले पार्ट में हमने क्या किया, 2 शीट ले ली है ना, तो ये पहले एक का समझेंगे फिर 2 शीट के को समझेंगे कि 2 शीट अगर है तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालें। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट आप यहाँ देखिए, जो 4th एप्लीकेशन वो है थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसकी वजह से कैसे होगा, तो सपोज आपके पास ये कोई 2D की कोई शीट है जो इनफाइनाइट है, ये वाला और एंड ये वाला इसका इनफाइनाइट है, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इस पे वो क्यू अपॉन में, अगर ये स्मॉल क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्मॉल ds, या क्यू अपॉन में ds भी हम लिख सकते हैं, राइट।
सो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो शीट है आपकी, इसकी वजह से जो सिमेट्री होगी आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, वो कैसी है आपकी, एक सिलेंड्रिकल शेप की। डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। सपोज ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने इक्वल माना है। यहाँ आप ऑब्जर्व करें क्यू पॉइंट पे और पी पॉइंट पे ई और जो आपका एरिया वेक्टर है, दोनों में क्या है, कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऐसे ही पी पॉइंट पे अगर हम निकालें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। लेकिन सिलेंडर के कर्व एरिया को देखो, यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो एन कैप और ई के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री। तो इस वाले पार्ट में कर्व जो सरफेस है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी फ्लक्स के अंदर, सिर्फ आपके जो ये दो एंड पॉइंट है ये आपके कंट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्लक्स से ही। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा प्यारे बच्चों, उसको हमें स्टार्टिंग से क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही हम उसको 2E ds इसकी फॉर्म में लेंगे। यस, अगेन ये जो आपका है ये किसके इक्वल होता है, क्यू को कोण में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू को, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सरफेस की, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप इसको सोल्व करते हो, E एन कैप ds इंटीग्रेशन लगा लो, 2 बाहर निकालो, 2E आपका बाहर, एन कैप की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन करोगे जब ds का तो सिंपल भी आप लिख सकते हो, यहां से भी आप इसकी वैल्यू को ds से ds को कट कर सकते हो, बाद में भी वैल्यू पुट करके आप इसको कट कर सकते हो। जैसे एक तो आप यहीं पे भी इसको कैंसिल कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 आप कैंसिल नहीं करते हो, पूरा पहले वाले के टाइप से ड्राइव करते हो तो उसको वहीं पे मान के चलना, ds से ये क्या हो जाएगा 4 जो सरफेस का एरिया है वो क्या आपका होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपकी बात क्या है, स्फेरिकल शेल है, और उधर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हो, सो एज यू विश आप दोनों साइड इसको कैंसिल कर सकते हो। तो कहने का मतलब E हमारा है इस केस में आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका मेन है प्यारे बच्चों रिजल्ट। अब दोबारा ध्यान से सुने, सबसे पहले डायग्राम बनाए, डायग्राम ड्रॉ करके ये देखें कि जो फ्लक्स है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। फ्लक्स में जो ये वाला पार्ट है ये कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, थ्योरेटिकल आपको रीजन लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये एरिया वाला पार्ट है, आप यहाँ एरिया कंसीडर करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं पे भी, वहां पे जो यूनिट वेक्टर है एरिया का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस वाला, दोनों की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, एंगल है 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। इस वजह से ये वाला पार्ट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का। जस्ट कौन सा करेगा, जो एंड पे है आपका P और Q पे, तो वो सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही 2E ds। क्यों वो कोण में एप्सिलॉन, क्योंकि ये क्या है आपकी स्फेरिकल शेल है, कहने का मतलब एक 2D है, 2D है तो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इंटू ds, ds से ds कैंसिल करेंगे तो E आपके पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये था बिल्कुल छोटे वाला पार्ट, इसके आने के चांसेस कम है। इसकी वजह बेटा जी 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन बेस्ड वाला पार्ट है कि ऐसे अगर 2 शीट हैं उसमें कई केस बन सकते हैं। ये भी बन सकता है कि दोनों पे सेम चार्ज है, ये भी हो सकता है कि दोनों पे डिफरेंट है, ये हो सकता है दोनों पे पॉजिटिव है, ये हो सकता है दोनों पे नेगेटिव है। तो बहुत सारे केस करेंगे, पहले करेंगे जनरल केस, उसके बाद आप उसमें वैल्यू पुट करके बहुत सारे और भी केसेस बना सकते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट टॉपिक आप देखें, एप्लीकेशन 5th, दैट इज 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको निकालना। तो आप यहाँ देखिए, सपोज ए आपके पास है, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, पॉजिटिव ली है मैंने। बी पे भी जो चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा 2। यहाँ पे मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इक्वल नहीं लिया बेटा, देखो है दोनों पॉजिटिव, दोनों अलग अलग है। मैंने क्या कंसीडर किया है कि जो सिग्मा 1 है वो थोड़ी सी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 2 के कंपैरिजन में, और साथ ही जो मेन आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी डायरेक्शन मैंने ली है लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब लेफ्ट से राइट में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और राइट से जो लेफ्ट में होगी इससे अपोजिट उसको नेगेटिव लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में आप ये मान के चले कि हमारे पास सिर्फ ये ए है, ये शीट है हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहां जाएगी आपकी, E1 यहां जाएगी,
E1 यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, दोनों साइड जाएगी। ठीक, अब इसको भूल जाओ, ये मानो कि सिर्फ ये वाली प्लेट है, ये वाली सिर्फ आपके पास शीट है, इसकी वजह से भी दोनों डायरेक्शन में जाएगी। तो ये यहाँ गई E2, ये आपकी गई E2, उधर जाएगी आपकी E2, ये डायरेक्शन। तो आपके पास तीन रीजन है, फर्स्ट रीजन, मिड रीजन सेकंड, और इधर वाला थर्ड रीजन। इधर वाले रीजन में चेक करें आप, E1 E2 की डायरेक्शन हमारी जो कंसीडर की हुई डायरेक्शन से अपोजिट है। इस वाले रीजन में E1 की हमारे वाली डायरेक्शन में है, E2 हमसे अपोजिट में है। तीसरे रीजन में E1 E2 दोनों शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमने जो कंसीडर किया लेफ्ट टू राइट उस वाली डायरेक्शन में है। तो तीन रीजन में हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हमने एक सिंगल शीट का रिजल्ट निकाला है। सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। अब यहाँ पे दो शीट है, दोनों की सरफेस डेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे E1 हमारा होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात करी पहले रीजन की। फर्स्ट रीजन का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दोनों ही की डायरेक्शन हमारे वाली डायरेक्शन से अपोजिट है, तो दोनों को नेगेटिव लेंगे। वैल्यूज को पुट किया, ये चीज कॉमन ली और ये हमने रिजल्ट लिख दिया। मिड में सेकंड वाले में E1 को पॉजिटिव लेंगे, E2 को क्या लोगे नेगेटिव, दोनों की वैल्यू को पुट किया, कॉमन लिया और हमने ये वाला रिजल्ट लिख दिया। ऐसे ही थर्ड में E1 E2 दोनों को क्या लोगे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों अप्लाइड डायरेक्शन के क्या है विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। लेकिन मैंने इसमें बोला था कि आप इसे बहुत सारे केसेस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इन दोनों की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल और अपोजिट हो। कहने का मतलब सिग्मा 1 हमारे पास सिग्मा हो और सिग्मा 2 हमारे पास माइनस सिग्मा हो, मतलब इस पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल हो लेकिन साइन में तो अपोजिट हो। जैसे अगर मान ये पॉजिटिव है तो ये वाला क्या है माइनस नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों, उस केस में अगर मैं रिजल्ट चेक करूं, जैसे E1 का ये फाइनल रिजल्ट था, तो क्या होगा सिग्मा, जैसे मैं लिख के देती हूं आपके लिए, आप थोड़ा सा पजल ना होना, ध्यान रखना। सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो इससे ये कैंसिल, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0। तो उस केस में E1 मतलब उस केस में जो पहले वाला जो रीजन है आपका फर्स्ट रीजन, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी। सेकंड में चेक करो, सेकंड में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, और सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब दो शीट है, एक शीट पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो उसके लेफ्ट में 0 होगा, सेंटर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। अब राइट में और चेक करते हैं, तो राइट मतलब लास्ट वाला केस, इसके अंदर अगेन देखो ये सिग्मा है ये माइनस सिग्मा, कैंसिल होके आंसर क्या आएगा इस केस में भी 0। तो कहने का मतलब अगर दो शीट है आपके पास सेम मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब एक माइनस सिग्मा एक प्लस सिग्मा, तो ऐसे केस में तीन रीजन में से लेफ्ट और राइट दोनों में आपका 0 होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, सेंटर में जो होगी आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ऐसे दोनों पे आप नेगेटिव लेके कर सकते हो, कम फालतू लेके कर सकते हो, डायरेक्शन उल्टी भी लेके कर सकते हो, जैसे हमने लेफ्ट टू राइट लिया है, आप इधर से इधर की साइड भी ले सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आज का गॉसियन थ्योरम। अगले वाली क्लास में हम कैपेसिटर वाला पार्ट करेंगे, कैपेसिटर प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशंस, सारा का सारा। सो थैंक्स अ लॉट, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।